हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का रिवीजन करेंगे और उसमें पहला जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर सॉल्यूशन में केवल दो ही कंपोनेंट होते हैं तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज़्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम होता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर सॉल्यूशन तीन तरीके के होते हैं। उनमें जो पहला है वो कहलाता है गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा कहलाता है लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। इन सभी में गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो गैसियस स्टेट में रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा लिक्विड स्टेट में रहेगा, और सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। सॉल्यूट तीनों ही केसेस में गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकता है। गैस इन गैस का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। लिक्विड इन गैस का जो एग्जाम्पल होगा क्लोरोफॉर्म इन N2। सॉलिड इन गैस का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा कैम्फर इन नाइट्रोजन। सेकेंड टाइप सॉल्यूशन पर आते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो जो फर्स्ट केस है वो गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल होगा O2 डिसॉल्व्ड इन एयर। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल होगा अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल होगा शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। थर्ड केस है सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, और जो उसका फर्स्ट केस है वो सॉल्यूट गैसियस स्टेट में हो सकता है। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल होगा हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड इन पैलेडियम। सेकेंड एग्जांपल होगा लिक्विड इन सॉलिड का, वो है जिंक अमलगम, और सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल होता है अलॉयस। तो ये तो रहा सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप के बारे में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट की गिवन अमाउंट में जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सके वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in the given amount of solvent at a particular temperature is known as solubility. Solubility, nature of solute and solvent
टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करती है। अगर हम सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को देखें तो लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, जो जैसा होता है उसी को डिज़ोल्व करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पोलर सॉल्यूट होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर में डिज़ोल्व नहीं होगा। और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा। अगर हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी देखें इन लिक्विड तो गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए डाल्टन ने बताया कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑफ गैस in liquid is the function of partial pressure of गैस। सॉल्युबिलिटी के संबंध में ही हेनरी ने भी एक रूल दिया। उन्होंने बताया कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्सर्टेड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर सॉल्युबिलिटी की जगह पर मोल फ्रैक्शन टर्म का यूज़ किया जाए तो हेनरीज लॉ बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस will be proportional to the mole fraction of gas. So it can also be written as partial pressure of gas at the surface of liquid equal to kH into x, where kH is a constant known as Henry's constant. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो रिलेटिव अमाउंट होती हैं उनको कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कंसंट्रेशन कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला तरीका होता है डेल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डेल्यूट मीन्स होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम हो। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम हो वो डेल्यूट सोल्यूशन कहलाता है। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है वो कहलाता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डेल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में पता नहीं लगता, तो उसके लिए कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें से पहला है परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंट कंसंट्रेशन को कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मास बाई मास परसेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 100. W is here mass of solution. Second is volume by volume percentage, and it will be equal to volume of solute upon volume of solution into 100.
थर्ड इज मास बाई वॉल्यूम परसेंट, and it is equal to mass of solute upon volume of solute into 100। जो दूसरा तरीका है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का वो कहलाता है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इट इज ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। S is equal to mass of solute upon volume of solution in liter, and the unit will be mass of solute is in grams, so the unit will be gram per liter, and this type of representation of concentration is known as gram per liter concentration। Third type of representation of concentration is molarity। Number of moles of solute present in 1 liter solution is known as molarity। molarity को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलरिटी की वैल्यू होगी N अपॉन V इन लीटर। N मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, and its value will be mass of solute upon molar mass of solute। mass of solute upon molar mass of solute। fourth type mode of representation of concentration is molality। मोलैलिटी को m डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोलैलिटी का मतलब होता है 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल सॉल्यूट के होंगे वो कहलाएगा मोलैलिटी। मोलैलिटी m डैश इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। हियर W इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मास ऑफ सोल्यूशन है और ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है। तो मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट को kg में रखा जाएगा और अगर हम परसेंटेज कंसंट्रेशन निकाल रहे तो उसमें W मास ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। जो अगला टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो है नॉर्मलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 liter solution। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 liter solution। नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू mass of solute upon equivalent weight। This is known as number of gram equivalents of solute upon V in liter, where E is equal to equivalent mass of solute and its value will be equal to molar mass of solute upon conversion factor।
अब देखेंगे कि कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी के इक्वल होती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है कोई भी एसिड जितने प्रोटॉन देता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे HCl के लिए अगर हम बेसिसिटी देखेंगे तो 1 हो जाएगी, HNO3 के लिए देखेंगे तो भी 1 हो जाएगी। अगर हम H2SO4 H2CO3 के लिए देखेंगे तो बेसिसिटी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर हम H3PO4 के लिए देखेंगे तो बेसिसिटी की वैल्यू हो जाएगी 3। एंड F इज इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस। अगर बेस यूज़ किया जा रहा है तो उसकी एसिडिटी के इक्वल होती है, एसिडिटी ऑफ बेस। बेस की एसिडिटी का मतलब होगा कोई भी बेस जितने OH माइनस आयन देता है उसे उसकी एसिडिटी बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम NaOH के OH के लिए एसिडिटी देखेंगे तो ये 1 आएगी, क्योंकि ये जब आयनाइज होंगे तो 1 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे। CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि जब इन्हें किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाएगा तो ये डिसोसिएट होकर के 2 हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। AlOH होल थ्राइस के लिए एसिडिटी की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन में 3 OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई आयन प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में तो इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो चार्ज एट आयन होता है। फॉर एग्जांपल Na प्लस के लिए F इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, Ca प्लस प्लस के लिए F इज इक्वल टू हो जाएगा 2, Al3 प्लस के लिए F इज इक्वल टू हो जाएगा 3, NO3 माइनस के लिए F इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इसी तरीके से चार्ज पर कोई भी आयन है उस पर जितना चार्ज होता है वो कन्वर्जन फैक्टर के इक्वल होता है। अगर सॉल्ट यूज़ किया जा रहा है तो उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो बराबर हो जाती है टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयंस। फॉर एग्जांपल अगर NaCl लेंगे तो ये डिसोसिएट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस में। अगर हम चार्ज देखेंगे पॉजिटिव चार्ज तो दैट विल बी इक्वल टू 1। इन केस ऑफ Na2SO4 it will dissociate into 2Na plus and SO4 minus minus ions. Here total positive charge is 2 unit. So the value of conversion factor will be 2. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेलिटी। अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स ना होकर के आयंस होंगे। तो हम इस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी टर्म का यूज़ नहीं करते बल्कि फॉर्मेलिटी टर्म का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। दिस इज फार्मूला
मास ऑफ सॉल्यूट। दोनों में डिफरेंस इतना है मोलरिटी और फॉर्मेलिटी में। अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो मोलरिटी टर्म का यूज़ करेंगे, और अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो फॉर्मेलिटी टर्म का यूज़ किया जाता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट in 1 mole solution is known as mole fraction। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। स्मॉल n इज नंबर ऑफ moles of solute and it will be equal to mass of solute upon molar mass of solute, and capital N is equal to number of moles of solvent and it will be equal to mass of solvent upon molar mass of solvent, and mole fraction of solvent capital X will be equal to number of moles of solvent upon total moles of solute and solvent। इन दोनों को अगर ऐड करें तो स्मॉल x प्लस कैपिटल X इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो मोल फ्रैक्शंस के लिए ये तीनों फार्मूला है, इनका यूज़ किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पर आते हैं और वो है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स में सॉल्यूट के जितने पार्ट्स होंगे, मीन टू से ppm कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ component upon total parts of solution into 10⁻⁶। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है वेपर प्रेशर। जब किसी लिक्विड की वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, उस समय लिक्विड की वेपर के द्वारा जितना प्रेशर लिक्विड सरफेस पर एक्सर्ट किया जाता है उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और वो है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट ने कई एक्सपेरिमेंट किए और उनके बेसिस पे एक नियम दिया जिसे कहा जाता है राउल्ट्स लॉ। ये नियम ये बताता है कि वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर सॉल्यूशन बाइनरी होगा और उसके दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होते हैं तो जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड B के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो राउल्ट ने ये बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। दिस implies that PA will be equal to
lambda into XA. When A is in pure state, then when A is pure, then PA will be equal to PA naught and XA will be equal to 1. This implies that PA naught is equal to lambda. So PA, partial pressure of A, will be equal to PA naught into XA. Mean to say, partial vapor pressure of component A will be equal to vapor pressure of pure liquid A into mole fraction of A. Similarly, the partial vapor pressure of component B will be equal to PB naught into XB. According to Dalton's law, total pressure PT will be equal to partial pressure of A plus partial pressure of B, which will be equal to XA into PA naught plus XB into PB naught. This is Raoult's law for binary solution having both component volatile. अब हम लोग बात करेंगे कि अगर वेपर फेज में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन YA और YB हों, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in vapor phase and this is mole fraction of B in vapor phase, then partial pressure of component A will be equal to YA, mean to say mole fraction of component A in vapor phase. A का वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा वो इनटू टोटल प्रेशर, और इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर स्टेट इनटू टोटल प्रेशर. तो इसमें जो YA और YB है ये वेपर फेज में कंपोनेंट A और B के मोल फ्रैक्शंस हैं, और यहाँ पर जो XA और XB है ये लिक्विड फेज में कंपोनेंट A और B के मोल फ्रैक्शंस हैं. अब अगर हम राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखें तो सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं. एक कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. राउल्ट्स लॉ मैंने बताया दो तरीके के होते हैं सॉल्यूशन. एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो फिर से दो तरीके के हो जाते हैं. एक कहलाते हैं सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और दूसरे होते हैं सॉल्यूशंस हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए जो कंडीशंस रहती हैं, पहली कंडीशन रहती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू द प्रेशर कैलकुलेटेड बाय द राउल्ट लॉ. मीन टू से PA will be equal to XA into PA naught
and PB will be equal to XB into PB naught. This implies that total pressure PT will be equal to partial pressure of A plus partial pressure of B, which will be equal to XA into PA naught plus XB into PB naught. जो आइडियल सोल्यूशन होंगे उनमें जब कैलकुलेशन करेंगे उससे जो वेपर प्रेशर मिलेगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के इक्वल होगा. सेकेंड पॉइंट इज चेंज इन हीट ऑफ मिक्सिंग विल बी 0. थर्ड पॉइंट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल बी 0. जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे उनके लिए जो पहली कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है, जो प्रेशर हम प्रैक्टिकली देखते हैं वो ज़्यादा होता है, और राउल्ट लॉ से जो गणना करते हैं उससे जो प्रेशर आता है वो कम होता है. मीन टू से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए विल बी ग्रेटर देन XA into PA naught. Partial pressure of component B will be greater than XB into PB naught. So total pressure PT, which is sum of partial pressure A and partial pressure B, will be greater than XA into PA naught plus XB into PB naught. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे राउल्ट लॉ से, उससे जो प्रेशर निकलेगा वो कम होगा, और जो हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे वो प्रेशर ज़्यादा होगा. सेकेंड पॉइंट इज चेंज इन हीट ऑफ मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0. थर्ड पॉइंट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0. इन केस ऑफ नेगेटिव सोल्यूशन के लिए क्या होगा कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो ऑब्जर्व्ड होगा, प्रैक्टिकली निकालेंगे, वो कम मिलेगा, और राउल्ट लॉ से जो कैलकुलेशन करेंगे वो ज़्यादा होगा. मीन टू से पी ए विल बी लेस देन XA इंटू PA नॉट एंड PB विल बी लेस देन XB इंटू PB नॉट. दिस implies that the value of PT, which is equal to the sum of partial pressure of A and partial pressure of B, will be less than XA into PA naught plus XB into PB naught. Second point is change in heat of mixing will be less than 0. Third point, change in volume of mixing will also be less than 0. इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें प्योर ए के बीच में होने वाले ए इंटरेक्शन, प्योर बी के बीच में होने वाले बी इंटरेक्शंस की वैल्यू होती है, बिल्कुल इक्वल होती है सॉल्यूशन में होने वाले ए बी इंटरेक्शंस के. मतलब जो सॉल्यूशन में ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस होंगे वो उसी रेंज के होंगे जो प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए और बी में होते हैं. जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन होंगे उनमें क्या होगा कि दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन. इन केस ऑफ solution with positive deviation, जो प्योर ए और बी इंटरेक्शंस हैं इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ए बी इंटरेक्शंस. मतलब कहने को जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो कम होंगे इन कंपैरिजन टू प्योर कंपोनेंट ए एंड प्योर कंपोनेंट बी. जब ए और बी के बीच के इंटरेक्शंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इजी हो जाएगा और उससे ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा.
थर्ड केस इज फॉर निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ए और बी के बीच के जो इंटरेक्शंस होंगे वो ज़्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू इंटरेक्शंस ए एंड बी डैश बी। मतलब ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा प्योर लिक्विड ए में और प्योर लिक्विड बी में होने वाले इंटरेक्शन से। तो इस सिचुएशन में जब ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल इन वेपर फेज थोड़ा डिफ़िकल्ट होगी। उससे क्या होगा कि वेपर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो कम हो जाएगी इन कंपेरिजन टू द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। इसके बाद हम लोग आते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स पर। कुछ लिक्विड मिक्सचर ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर प्योर लिक्विड की तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब उनका जो लिक्विड फेज में कंपोजिशन होता है वही वेपर फेज में होता है। इन्हें कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स और एजियोट्रॉप्स कहा जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जो सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब उन प्रॉपर्टीज़ से होता है सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उन्हें कहा जाता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ सॉल्यूट particles, and so it will be proportional to mole fraction of solute x. So Cp colligative property will be equal to gamma into mole fraction of solute, where gamma is a constant और ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के नेचर पर डिपेंड करता है। गामा एक कांस्टेंट है और ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के नेचर पर डिपेंड करता है। जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे पहली जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम जानते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला होता है, तो उससे वेपर कम बनती है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं लोअरिंग of vapor pressure. Delta P will be equal to P naught minus PS. Vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solution. Relative lowering of vapor pressure का मतलब होता है lowering of vapor pressure divided with वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
So it will be equal to small n upon small n plus capital N. For dilute solution, value of small n will be very less than the capital N. So this term can be written as n upon capital N, or delta P upon P naught will be equal to small w upon small m, mass of solute upon molar mass of solute, into mass of solvent upon molar mass of solvent. तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। और इस इक्वेशन में अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्रैक्टिकली मेज़र कर लें तो हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये तो रहा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं और वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट TB0 is less than the boiling point of solution TBS। दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और उसे डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा TB विल बी इक्वल टू TBS माइनस TB0। डेल्टा TB की अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमें मिलेगी KB इंटू मोलैलिटी, where KB is molar elevation constant and its value for water is 0.52 Kelvin kg per mole for water। अगर हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमिन करना चाहें बाय मेजरिंग द वैल्यू ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे और उससे हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता लग जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और वो है नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं थर्ड, और वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है और लिक्विड फ्रीज करना स्टार्ट कर देता है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है।
तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution is less than the freezing point of solvent। सॉल्वेंट में केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, तो जो ऑर्डरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है इन सॉलिड स्टेट वो आसानी से हो जाता है। और सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स भी होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की जो ऑर्डरिंग होती है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, जिससे परफेक्ट ऑर्डरिंग के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है और उससे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसकी वैल्यू हमें जो मिलती है वो मिल जाती है के एफ इंटू मोलैलिटी, वेयर के एफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट and its value for water is 1.86 Kelvin kg पर मोल। अब हम लोग फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे और वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस की प्रोसेस से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। या ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर जितना एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस एंड इट्स वैल्यू इज पी इज इक्वल टू एच डी जी, जहाँ एच जो है वो यूनिट क्रॉस सेक्शन वाली कैपिलरी में सॉल्यूशन को लेने पर और सॉल्वेंट में रखने पर जितना वाटर लेवल इंक्रीज होता है वो एच को रिप्रेजेंट करता है, डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वॉन थॉप ने सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी किया और उसके बेसिस पे पाया कि सॉल्यूशंस और गैसेस में एनालॉजी होती है। अगर हम सॉल्यूशन के लिए गैसेस लॉ अप्लाई करें तो गैसियस प्रेशर की जगह पर ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करने पर वो इक्वेशंस अप्लाई हो जाते हैं और उसके बेसिस पर उन्होंने एक इक्वेशन दिया P इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंटू आर इंटू टी, where C is molar concentration of solution। On base of osmotic pressure अगर types of solutions देखते हैं तो अगर दो solutions का osmotic pressure सेम होता है तो उन्हें कहते हैं आइसोटोनिक solutions। P1 is equal to P2 at constant temperature, this implies C1 into R into T will be equal to C2 into R into T। This implies C1 will be equal to C2। दिस इज कंडीशन फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर दो सोल्यूशन ऐसे हों जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर तो उन्हें कहा जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशंस। P1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 और उससे हमें मिल जाएगा C1 इज इक्वल टू C2।
दूसरे होते हैं हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अगर दो सॉल्यूशन इस तरीके से हैं कि एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो जिसका कम होता है उसे हाइपोटोनिक कहा जाता है और जिसका ज़्यादा होता है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एक प्रोसेस और होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर सॉल्यूशन पर इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दिया जाए कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो, तो जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन से स्क्वीज हो जाता है, निकल आता है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस होती है उसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी ज़रूरी होती है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर माइग्रेट करते हैं। ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही माइग्रेट होते हैं वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है इन केस ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है एबनॉर्मल बिहेवियर। मैंने बताया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। मीन टू से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। अगर सॉल्यूट का सॉल्यूशन में एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाती है, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना को एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। इसे वांट ऑफ फैक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू होता है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और इट इज आल्सो इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है जब सॉल्यूट नॉर्मल स्टेट में रहता है, ग्रेटर देन 1 होती है इन केस ऑफ डिसोसिएशन जब सॉल्यूट डिसोसिएट होता है, लेस देन 1 होती है इन केस ऑफ एसोसिएशन। मीन टू से कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाउ वी कम एट नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इट विल बी इक्वल टू I-1 upon n-1, where I
is Van Hoff factor and n is number of ions produced by dissociation of one molecule of electrolyte. Next point is degree of association. Alpha association will be equal to 1 minus I upon 1 minus 1 upon n, where n is number of molecules in one associated molecule. तो मैंने ये बताया कि वॉन हॉफ फैक्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करता है। वॉन हॉफ फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मोलर मास के इक्वल होती है। इट इज आल्सो इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी upon calculated value of colligative property, which will be equal to number of molecules after association or dissociation upon number of molecules before association or dissociation. I की वैल्यू अगर I की वैल्यू 1 होगी, I की वैल्यू 1 होगी अगर सॉल्यूट नॉर्मल स्टेट में रहता है, ग्रेटर देन 1 होगी अगर डिसोसिएशन होगा और लेस देन 1 होगी अगर एसोसिएशन होगा। Degree of dissociation, alpha dissociation will be equal to I minus 1 upon n minus 1, where n is number of those ions which are produced by the dissociation of one molecule, जहाँ पर n उन आयंस की संख्या है जो इलेक्ट्रोलाइट के एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से मिलते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा एसोसिएशन विल बी इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन, जहाँ एन उन मॉलिक्यूल्स की संख्या है जो एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल में के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट और समझेंगे और वो ये है कि मैंने बताया वॉन हॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू होता है वॉन हॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इससे ये बात क्लियर हो गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल होगी आई इंटू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने बताया कि मैंने बताया कि वॉन हॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कोलिगेटिव। मैंने बताया वॉन हॉफ फैक्टर की वैल्यू मैंने बताया कि वॉन हॉफ फैक्टर आई की वैल्यू इक्वल होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने बताया कि वॉन हॉफ फैक्टर आई की वैल्यू इक्वल होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस implies that
observed value of colligative property will be equal to want half factor I into calculated value of colligative property. अगर हमको कहीं एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है और उस समय हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी? तो ये इक्वल हो जाएगी I इंटू डेल्टा टी बी calculated, and the calculated value of elevation of boiling point will be equal to Kb into molality. इसी तरीके से अगर हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की ऑब्जर्व वैल्यू देखें, दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी. इसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर की ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखेंगे तो वो इक्वल हो जाएगी आई इंटू CRT. तो दिस वाज अबाउट abnormal behavior of solution. In case of this was about abnormal behavior of solution in case of association or dissociation.